डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ। इट वाज गिवन बाय फेमस साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, सो इट इज नोन एज ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम इनके नाम पे है ये, एंड दिस ओम्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप समझते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। सपोज हमारे पास में कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, ये मान लेते हैं अपने पास में कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ है L, और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे अपन ने कोई बैटरी लगा देते हैं। लेट अस कंसीडर ए वेरिएबल बैटरी। ये कोई वेरिएबल बैटरी मतलब जिसके पोटेंशियल को हम चेंज कर सके, ये कोई वेरिएबल बैटरी लगा दी, और यहाँ पर इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को मेजर करने के लिए ये लगा देते हैं एमीटर। दिस ए स्टैंड्स फॉर एमीटर। एमीटर से हम क्या मेजर करेंगे? करंट को। और बैटरी के द्वारा हमने जो पोटेंशियल जो यूज किया है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस बैटरी के पैरेलल में क्या लगा देते हैं? वोल्ट मीटर। आइए आप समझते हैं। देखो ये ओम्स लॉ किस प्रकार से है कि मान लो शुरू में हमने ये जो बैटरी है इससे कोई पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, जैसे 1.5 वोल्ट अपन ने पोटेंशियल ले लिया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे घरों में जो दीवार घड़ी के अंदर हम जो सेल डालते हैं वो एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, आपने देखा होगा। अब शुरू में हमने यहाँ पर ये जो बैटरी लगा रखी है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है? 1.5 वोल्ट। अब इस एमीटर से करंट को नोट करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लेते हैं एमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है, एमीटर के अंदर जो करंट होगा वो मान लेता हूं मैं कितना है? I1। अब देखो पोटेंशियल को हम क्या करते हैं? 1.5 की जगह 3.0 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल को डबल कर देते हैं। तो एमीटर से जब हम करंट को मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब जो करंट आएगा वो एग्जैक्टली पहले वाले का डबल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पोटेंशियल को डबल किया, करंट भी उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया। अब यदि हम 2 की जगह 3 सेल लगा दें, या यूं कहते हैं कि पोटेंशियल हम कितना यूज कर लें? 4.5 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू है वो भी इसकी 3 गुना हो जाती है। इस प्रकार से यदि हम जिस अनुपात में यहाँ पर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हमें कांस्टेंट रखना है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको कांस्टेंट रखना है, मतलब कंडक्टर की जो लंबाई चौड़ाई है उसको चेंज नहीं करना है, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी सेम रखना है। या यूं कहते हैं कि हम यदि इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर अब हम ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास में ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाती है? इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the end of conductor।
ये आती है हमारे पास में इसकी स्टेटमेंट। अब इसमें हमने कंडीशन क्या लगाई थी, कंडीशन मतलब प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन such as temperature and mechanical strain। मैकेनिकल स्ट्रेन का यहाँ पर मतलब किसी से इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इन सभी को हमें सेम रखना है। ये इसकी मैकेनिकल स्ट्रेन से मतलब है। मैकेनिकल स्ट्रेन एक्स्ट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो हम एक बार स्टेटमेंट को फिर से समझते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। जो हमने यहाँ समझा था उसी को हमने यहाँ डिफाइन किया है कि कंडक्टर के एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, करंट को हमने I नाम दे दिया, तो ये I इस V के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पर क्या था, बशर्ते कंडीशन क्या है कि इस कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। देखो अब ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली यूं कह सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम इसको यहाँ पर यूं डिफाइन कर सकते हैं, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to potential difference। Now we know that यदि A B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि B A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है then we can say that V is directly proportional to I or V is equal to R I, where R is constant of proportionality and this R is known as resistance of conductor। हमने यहाँ पर जो भी कंडक्टर ले रखा है उसका क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में डिटेल में। यहाँ पर V इज इक्वल टू आर आई। आर हमने किसके लिए लिया है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं उसकी जगह कांस्टेंट। सो आर क्या है, R is known as resistance of the conductor and it is constant for a given conductor। किसी दिए हुए कंडक्टर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहां से हम देखो क्या कह सकते हैं, ओम्स लॉ को मैथमेटिकली V is equal to IR। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और हम इसको यूं भी कह सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर। किसी गिवन कंडक्टर के केस में V अपॉन I का जो रेशियो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब कई बार एग्जाम में यूं आता है स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ। तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी गिवन कंडक्टर और V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू R। और यूं आ जाए कि डिराइव ओम्स लॉ। सो हमें अब क्या करना है, ओम्स लॉ को डिराइव करना है, डिडक्ट करना है। सो डिडक्शन ऑफ Ohm's law, or we can say that we have to prove that V upon I is equal to constant। तो dear students, हमने पिछले वीडियो में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था। We know that I is equal to NAEVD। यहाँ पर VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने पिछले वीडियो में एक रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो हम प्रूव करते हैं। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी
वी डी इज इक्वल टू ई टू बाई एम। ये भी रिलेशन हम प्रूव कर चुके हैं पिछले इसी वीडियो में, जहाँ ये दोनों आर्टिकल हमने किए पिछले वीडियो में। यहाँ से हमारे पास में वी डी की वैल्यू आ गई, वी डी इज इक्वल टू ई टू बाई एम। आल्सो वी नो दैट इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इस कंडक्टर के अंदर, मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, कंडक्टर की लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू V बाई L। यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू E इंटू V की जगह V बाई L और ये टो अपॉन में M। इसको मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब ये जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये वाली वैल्यू यदि हम यहाँ पुट कर देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, देखो क्या आएगा हमारे पास में, I इज इक्वल टू एन ए ई और वी डी की जगह पुट कर दो ई वी टू अपॉन में एल इंटू एम। देखो क्या आ जाएगा, इसको यदि हम आगे लेके आएंगे तो I इज इक्वल टू एन ए एज इट इज आ जाएगा, E इंटू ई स्क्वेयर वी टू अपॉन में L इंटू एम। यहां से हम क्या करते हैं, V इस I को इधर ले चलते हैं, या यूं कहते हैं कि V अपॉन I को हम एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को दूसरी साइड में। तो I को इधर लेके आऊंगा मैं, V अपॉन I, बाकी जो फैक्टर बचेंगे क्या क्या बचेंगे, L और M, इसको ऊपर ले आऊंगा अपॉन में N A E स्क्वेयर और ये रहेगा यहाँ से टो, और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं V अपॉन I इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वेयर टू L बाई A। देखो ये आया मेरे पास में V अपॉन I इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वेयर टू L बाई A। अब ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, दिस इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर। कैसे कांस्टेंट है, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि हमें कंडक्टर दे रखा है, जैसे यहाँ हम बात करते हैं, तो इसकी लेंथ कांस्टेंट हो गई गिवन कंडक्टर के लिए। ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमने शुरू में कहा था कि कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को हमें कांस्टेंट रखना है, तो L अपॉन A कांस्टेंट आ जाएगा। M इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कांस्टेंट। N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए गिवन कंडक्टर। यदि कंडक्टर दे रखा है तो N भी कांस्टेंट हो जाएगा। E क्या है, चार्ज व्हिच इज कांस्टेंट। टो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या आ गया, कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ R, ये जो फैक्टर है ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, वी नो दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R, सो दिस फैक्टर बिकम्स R। सो वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वेयर टू इंटू L बाई A। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि डिफाइन ओम्स लॉ एंड प्रूव दैट R इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वेयर टू L बाई A। ये भी वही है, सेम आर्टिकल है कि हमें क्या प्रूव करना है, ओम्स लॉ को ही प्रूव करना है। बस इसको एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया, R की वैल्यू आ गई, R इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वेयर टू L बाई A। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ओम्स लॉ से हमारे पास में जो नया वर्ड आया वो क्या आया, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू
आई आर और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सो यहां से जो रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अक्रॉस में हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उसमें करंट कितना फ्लो करता है, ये इस चीज का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। यदि यहां से हम इसकी बात करते हैं, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए जो एस आई यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर ओमेगा के द्वारा, ओम और ओमेगा। सो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कब बोलेंगे? देखो यहां से डिफाइन कर सकते हैं हम 1 ओम को, यदि कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो करता हो? 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द काज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस क्यों शो करता है? व्हाट इज द काज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? देखो रेजिस्टेंस का मतलब जो होता है वो होता है रुकावट, रास्ते में रुकावट उत्पन्न करना, प्रतिरोध उत्पन्न करना। सो व्हाट इज द काज ऑफ रेजिस्टेंस? देखो हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आर्टिकल किया था उसमें हमने क्या समझा था कि जब किसी कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है तो वी नो दैट देयर इज नो फ्री स्पेस इनसाइड दिस कंडक्टर, मतलब इसके अंदर खाली जगह होती नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है तो रास्ते में क्या होता है, इस कंडक्टर के, इस मेटल के दूसरे एटम भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आयन भी होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का रास्ते में दूसरे एटम के साथ में या आयन के साथ में क्या होता है? कोलिजन होता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता हुआ आता है। सो व्हाट इज द काज? यहीं से हमारे पास में रीजन आता है कि व्हाट इज द काज ऑफ रेजिस्टेंस, मींस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम और आयन। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग कंडक्टर के अंदर जो एटम का जो अरेंजमेंट होता है, या यूं कहते हैं कि अलग अलग मेटल की जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होती है। इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन भी है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। सो डिफरेंट कंडक्टर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो ये था हमारे पास में आज का वीडियो, ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड काज ऑफ रेजिस्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स।